हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है टी सेल। पिछली क्लासेस में हम बी सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टी सेल्स के बारे में, जो कि मैंने बताया था बी और टी सेल्स होती है। बी सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और टी सेल्स के पास एंटीजन होता है, वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती है। तो जो टी सेल्स रहती है उनका सिंथेसाइज बोन मैरो में होता है, बी सेल्स का भी सिंथेसाइज बोन मैरो में होता है। लेकिन टी सेल्स के उसमें एक एक्सेप्शन है कि टी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है, लेकिन जो बी सेल्स है उसका मैच्योरेशन हमारे बोन मैरो में ही हो जाता है। अब जो टी सेल्स का एक्टिवेशन है वो लिम्फ नोड कराती है। अब मान लो बोन मैरो में वो डिवाइड होकर सिंथेसाइज हो गई है, फिर वो हमारे थाइमस ग्लैंड में आती है, फिर थाइमस में उसका मैच्योरेशन होता है, फिर जब वो लिम्फ नोड की तरफ मूव करती है तो उसका फिर एक्टिवेशन होता है। जो टी सेल्स है उसमें काफ़ी सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दो मेन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, अल्फ़ा बीटा टाइप, जो कि रिकग्नाइज करते हैं किसी भी एंटीजन को। अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा के बारे में हम आगे बहुत पढ़ेंगे। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 14 से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर 14 पे इनका जो जीन होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं। और ये टोटल जितने भी रिसेप्टर हैं उसके 75% ये टी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे गामा रिसेप्टर हैं वो लिपिड एंटीजेंस होते हैं, ये हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और ये 5% प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे इनका जीन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इन रिसेप्टर्स का सिंथेसाइज करता है। अभी टी सेल्स है, इसमें काफ़ी टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा, CD2, CD3, CD9, CD7 एंड CD28। आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस प्रोटीन, मतलब उनके सरफेस पे कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उनके बेसिस पे जो सेल्स रहती हैं, जो हमारी टी सेल्स रहती हैं, वो दो टाइप की सेल्स में डिवाइड रहती हैं। एक होता है हमारा टी हेल्पर सेल और एक होता है हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल को हम CD4 भी बोलेंगे और CD8 को हम टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इनका जो रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है बॉडी में। मान लो 2 टी हेल्पर सेल हैं तो उसके साथ हमारा एक साइटोटॉक्सिक सेल प्रेजेंट होगा ही होगा। ये दो हमारे टी सेल्स के टाइप है, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक मतलब CD8, हेल्पर सेल मतलब CD4। अब जो टी हेल्पर सेल रहते हैं जिनको हम CD4 कहते हैं, वो साइटोकाइनेंस को रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइनेंस का क्या वर्क था, जो कि हमारी जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये मैसेज देते हैं, ये एक टाइप के हमारे मैसेंजर्स हैं। वाइल जो हमारे टी साइटोटॉक्सिक सेल है जिन्हें हम CD8 बोलते हैं, वो डायरेक्ट किलिंग करते हैं। मान लो उन्हें कोई पैथोजन दिखा तो वो उन्होंने सीधे उस पर अटैक कर दिया, उसको किल कर दिया, या फिर वो खुद मर जाएंगी या फिर उस पैथोजन को मार देंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। अब मान लो हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया है, ठीक है। तो जो हमारी सेल्स है उनमें हमारे MHC1 मॉलिक्यूल रहता है। MHC मॉलिक्यूल मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो जो MHC मॉलिक्यूल रहते हैं ये एंटीजन को बाइंड कर देते हैं, उन पैथोजन के एंटीजन को बाइंड करते हैं अपने ऊपर और ये साइटोटॉक्सिक सेल को शो करते हैं उन एंटीजन्स को, जिससे जो साइटोटॉक्सिक सेल रहती है वो सीधे उन पैथोजन्स को मार देती है जिनके ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं साइटोटॉक्सिक सेल। वाइल जो हमारी टी हेल्पर सेल रहती है इनके ऊपर हमारा CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो टी हेल्पर सेल रहती है वो किसी भी मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज करती है, फिर MHC मॉलिक्यूल के ऊपर उसके एंटीजन को बाइंड करती है, फिर जो MHC मॉलिक्यूल रहता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास जाता है और एंटीजन को शो करता है। फिर जो हमारी बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस रहते हैं जो कि हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होता है मतलब उनके ऊपर हमारे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि MHC मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कराता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। तो टी हेल्पर सेल डायरेक्ट किल नहीं करवाती है, वाइल जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल है जो कि ये CD8 साइटोटॉक्सिक सेल में होता है, जो कि एंटीजन को शो करवाता है और साइटोटॉक्सिक सेल सीधे उनको मार देती है। वाइल हमारी टी हेल्पर सेल इन एंटीजन्स को MHC2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तक पहुंचाती है, जो कि हमारी है बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब
एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कट लग गया, उसके अंदर से हमारे बैक्टीरिया घुस गए हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया ये ब्लड के थ्रू हमारा मूवमेंट कर गए टिश्यूज़ में, सेल्स में, ठीक है, कहीं भी एंटर कर गया ये पैथोजन बैक्टीरिया जो भी है। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे ये लाइजोसोम्स को सीक्रेट करेंगी, लाइजोसोम्स के पास जाएंगी, लाइजोसोम्स को सीक्रेट करवाएंगी। उसके बाद जो लाइजोसोम्स रहता है ये इन बैक्टीरिया और एंटीजन्स को ब्रेक कर देता है। फिर जो पैथोजन है ये ब्रेक हो गए हैं। अब उनके जो प्रोटीन्स रहते हैं, जो जिनको हम एंटीजन्स बोलते हैं, MHC2 मॉलिक्यूल अपने ऊपर उनके प्रोटीन्स को चिपका देता है, उनके एंटीजन्स को चिपका देता है MHC2 मॉलिक्यूल, और ये फिर हमारे टी सेल्स को शो करता है, ठीक है। ये हमारे टी सेल्स को उन एंटीजन को शो करवाएगा। अब मैंने बता दिया टी सेल्स क्या होती है, ये बोन मैरो में सिंथेसाइज होती है, ब्लड के थ्रू ये थाइमस में जाती है और वहाँ मैच्योर हो जाती है और इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। फिर ये लिम्फ नोड में जाएगी और वहाँ एक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये जो MHC2 मॉलिक्यूल है वो टी सेल्स के पास जाएगा। अब ये जो टी सेल्स रहती है ब्लड के थ्रू लिम्फ नोड में जाती है एक्टिवेट होने के लिए। लिम्फ नोड से वहाँ पे एक हमारा टी सेल जोन रहता है जिसे हम नेव टी सेल भी कहते हैं। यहाँ पे सारी की सारी हमारी न्यू टी सेल्स प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड में, ठीक है। सारी की सारी हमारी टी सेल्स जो कि न्यू रहती हैं वो प्रेजेंट रहती है वहाँ। वो हमारी APC सेल्स क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिनको हम बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाइजस रहते हैं। ये टी सेल्स हमारी वहाँ उनसे मीट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनसे मीटिंग के बाद वो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। टी सेल्स एक्टिवेट हो गई है, एक्टिवेट होने के बाद प्रोलिफरेट करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद हमारी डिफ्रेंशिएट करेगी और हमारी डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद टी हेल्पर सेल 1 बनाएगी, टी हेल्पर सेल 2 बनाएगी, टी हेल्पर सेल 17, टी हेल्पर सेल रेगुलेटरी बनाती हैं, जो कि हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सीक्रेट करते हैं। टी हेल्पर सेल हमारा रिलीज़ करता है इंटरकाइनेंस को, 1 को, IL-2 को, इंटरकाइनेंस F गामा को, लेमडा को, और हमारा जो टी हेल्पर सेल 2 रहता है वो रिलीज़ करता है IL-3 को, 4 को, 5 को, 10 को। हमारा टी हेल्पर सेल 17 रिलीज़ करता है IL-10 को, 17 को, और हमारा टी हेल्पर सेल रेगुलेटरी सेल क्या करता है, रिलीज़ IL-10 को। अब जो हमारे टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2 रहते हैं ये हमारे IL-3 को रिलीज़ करते हैं। जैसे ही IL-3 रिलीज़ होगा ये मैसेज पहुंचाएगा बोन मैरो के। बोन मैरो में जो स्टेम सेल रहेगी, स्टेम सेल प्रेजेंट होती है जो डिफ्रेंशिएट करके काफ़ी सेल्स को जनरेट करती हैं। तो जो स्टेम सेल्स रहती हैं वो सेल जनरेशन का काम करती हैं। उसमें से एक सेल हमारी बन जाती है माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो माइलॉइड सेल से हमारे मास्ट सेल बनते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, हमारे बेसोफिल और एओसिनोफिल बनते हैं। और जैसे ही इन सब का जनरेशन होगा ये पैथोजन पे अटैक करेंगे। अब हमारे आते हैं इंटरफेरॉन गामा का वर्क क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है इंटरफेरॉन गामा क्या होता है। अब जो हमारे TH1 रहेंगे, TH1 हमारा रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन गामा को। इंटरफेरॉन गामा जो रहता है वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल को मैसेज देता है और उनको एक्टिवेट करता है। इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज को भी मैसेज देता है और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को मैसेज देता है। मैक्रोफेज एक्टिव होता है और IL-12 को रिलीज़ करता है। IL-12 जो जब रिलीज़ होगा तो वो हमारे TH1 पे हमारा एंटीजन प्रेजेंट, मतलब हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो IL-12 हमारा वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और फिर वो TH1 को सिग्नल देगा कि इंटरफेरेंस को रिलीज़ करो, इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करो। तो ये एक इंटरफेरॉन गामा की एक साइकिल है जो कि हमारे जो पैथोजन से फाइट करने के लिए जो सेल्स रहती है उनको सीक्रेट करवाती है। इंटरफेरॉन गामा का एक और वर्क है कि जो इंटरफेरॉन गामा रहती है, मान लो कोई सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है और इसी की दूरी पे एक हेल्दी सेल है, ठीक है। यहाँ पे वायरस आ चुका है लेकिन यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। अब जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल रहेगी ये इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करती है। इंटरफेरॉन गामा जैसे ही रिलीज़ होता है ये हेल्दी सेल के एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच हो जाता है और हेल्दी सेल को सिग्नल देखता है कि एंटीवायरल प्रोटीन का जनरेशन स्टार्ट कर दो। तो इंटरफेरॉन गामा का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है कि वो हेल्दी सेल को एंटीवायरल प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, सिग्नल देता है। और जो हमारे इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड बीटा रहते हैं वो भी हमारे जो सेल्स रहते हैं, सराउंडिंग सेल्स रहते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं अबाउट
वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्वेजन के लिए, मतलब अल्फा और बीटा सीक्रेट होंगे, जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, नेबरिंग सेल्स होते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन आ चुका है इस सेल पे। अब एक आता है हमारा ग्रैनुलोसाइड मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? अब TH1 और TH2 मतलब हमारी टी हेल्पर सेल 1 और 2 हमारा GM-CSF मतलब ग्रैनुलोसाइड मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। ये जो फैक्टर होता है ये बोन मैरो तक मैसेज पहुंचाता है और बोन मैरो को कहता है कि अब सेल्स का फॉर्मेशन शुरू करो। तो जो बोन मैरो रहती है वो हमारी माइलॉइड और लिम्फॉइड को सीक्रेट करना शुरू कर देती है, बनाना शुरू कर देती है। लिम्फॉइड में हमारे मास्ट सेल नहीं बनते हैं, बाकी हमारे माइलॉइड और लिम्फॉइड दोनों बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इन्फेक्शन होता है ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है, अल्फ़ा बीटा गामा अपने अपने वर्क शो करना शुरू कर देते हैं और GM-CSF वो भी अपना वर्क शुरू कर देता है। वैसे ही कुछ और जो फैक्टर्स हैं उनका भी कुछ काम रहता है, जैसे IL-1 एंड IL-6 फैक्टर जो रहता है वो मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, जिससे हमें बाहर से अंदरूनी उससे तो हमें पता नहीं चलता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमें बाहर से जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको पता चल जाता है हमें कोई वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी हुआ है। IL-5 जो फैक्टर रहता है वो बोन मैरो को मैसेज करता है कि इयोसिनोफिल को सिंथेसाइज करो। IL-10 जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो कि सेल्स को मैसेज करता है कि एंटी इन्फ्लेमेशन शो करो। IL-17 जो रहता है वो एंटी फंगल होता है जो कि सेल्स को मैसेज देता है। IL-14 जो हमारा रहता है वो बी सेल एक्टिवेशन में हेल्प करता है। IL-16 हमारा बी सेल डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन में वर्क करता है। तो ये सब हमारा टी हेल्पर सेल्स के बारे में था कि टी हेल्पर सेल के कितने सारे टाइप होते हैं और उनसे क्या क्या फैक्टर रिलीज होते हैं, जिनका वर्क क्या क्या रहता है। ठीक है, अब हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल है जो सीधे हमारे पैथोजन को खा जाता है। ठीक है, टी हेल्पर सेल तो हमारे प्रोटीन्स को, फैक्टर्स को रिलीज़ कर रहा था, जो बाकी चीज़ें मैसेज कर रहा था, लेकिन टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसे हम CD8 बोलते हैं उसका काम ये सब नहीं रहता, वो सीधे अटैक करता है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या रहता है, वो डायरेक्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजन होता है, हमारे अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम होता है डायरेक्ट किलिंग। अब ये हमारा CD8 है, मतलब इसके ऊपर CD8 एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और हमारा टी साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब मान लो ये हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल है, इस पर हमारा टी साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिलीज़ करता है हमारे एंजाइम्स को जिसे हम ग्रेनेंजाइम बोलते हैं, जो कि परफोरिन मतलब छेद कर देता है पैथोजन पे। अब ये है हमारा MHC1 मॉलिक्यूल जो हमारे होस्ट सेल के एंटीजन पे प्रेजेंट है। ये हमारे टी साइटोटॉक्सिक सेल को बताता है कि देखो इस पे ये एंटीजन है। तो वैसे ही जैसे ही हमारा ग्रेन एंजाइम रिलीज़ होता है, ये जो ग्रेन एंजाइम रहता है ये होस्ट के पास जाके इस पर छेद कर देता है, पैथोजन पे छेद कर देता है, जिससे ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है, पैथोजन के सारे सेल बॉडी का ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हम इस प्रोसेस को कहते हैं अपोप्टोसिस। तो CD8 एक रिसेप्टर है टी साइटोटॉक्सिक सेल पे, जिसका काम टी साइटोटॉक्सिक सेल मतलब जिसे CD8 बोलते हैं, उसका बस एक ही काम है, परफोरिन करना, मतलब छेद कर देना, अपोप्टोसिस कर देना, जो कि ग्रेन एंजाइम से होता है। MHC1 मॉलिक्यूल इसमें हेल्प करता है, वाइल जो हमारा टी हेल्पर सेल था उसमें हमारा MHC2 मॉलिक्यूल हेल्प करता था एंटीजन शो करने के लिए। जो हेल्दी सेल रहते हैं उनमें MHC1 मॉलिक्यूल होता है, MHC1 होता है जो कि सेल्फ एंटीजन का काम करता है। इन्फेक्शियस सेल में हमारा MHC1 रहता है जो कि वायरल पेप्टाइड का होता है। कैंसरस सेल में हमारा जो MHC1 रहता है वो रिप्रेजेंटेशन को शो करना ही बंद कर देता है। इसका मतलब क्या है, हेल्दी सेल में MHC1 मॉलिक्यूल जो रहता है वो एंटीजन को शो करता है कि हमारे एंटीजन है तो इनको कुछ मत करना। वाइल जो इन्फेक्शन सेल रहते हैं उनमें जो MHC1 मॉलिक्यूल रहता है वो वायरल पेप्टाइड को शो करता है, जिससे हमारे साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल रहती है उसमें वो क्या करते हैं, MHC1 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन को ही स्टॉप कर देते हैं, मतलब वो MHC1 मॉलिक्यूल को ही सबसे पहले पकड़ते हैं, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन ही बंद हो जाता है, मतलब वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं कि कैंसरस सेल के ऊपर ये वाला एंटीजन है, मतलब वो एंटीजन शो करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट आते हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंटीजन शिफ्ट क्या होता है। एंटीजन शिफ्ट का मतलब है कि सडन चेंज। एंटीजन ड्रिफ्ट का काम है कि ग्रेजुअल स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार हो रहा है धीरे धीरे। और जेनेटिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि हाई म्यूटेशन रेट शो हो रहा है। तो ये
3 टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, स्केच पेन से लिखा है मैंने कि एंटीजन शिफ्ट में सडन चेंज होता है, एस से शिफ्ट, एस से सडन चेंज, एस से शिफ्ट, एस से सडन। एंटीजन ड्रिफ्ट में मतलब ग्रेजुअल हो रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है। जेनेटिक इंस्टेबिलिटी में हाई म्यूटेशन रेट है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, काफ़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कहीं पे मिस्टेक है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।